गुर्बत एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आउट ऑफ स्कूल हैं ये बच्चे, या और भी कोई चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से जो है वो स्कूल नहीं जा पाते? आज जो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर जो यूनियन काउंसिल है वो 125 यूनियन काउंसिल होगी। क्यों बनी 125? क्योंकि पॉपुलेशन आपकी इतनी इंक्रीज की है। बट क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स ने बने हैं उतनी यूनियन काउंसिल में, कंस्टिट्यूंसीज में? नहीं। तालीम एक बहुत बेसिक नीड है मुल्क की, और हमारे मुल्क में जो है वो दूसरी सियासी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बहस रहती है। गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखती है आर्टिकल 25A में कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन, इवन मैट्रिक तक की एजुकेशन देना। स्टेट उसमें फेल है। सिर्फ कैपिटल के अंदर आपके पास 1 लाख के करीब बच्चे हैं जो इस टाइम स्कूल नहीं जा रहे। 50 जो है वो तादाद थी बच्चों की जहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया, और अब माशाल्लाह से 2500 आपने कहा। हर दूसरी चैरिटी जो है या जो मुखिर हजरात हैं वो खाने पे तो देना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन पे बहुत कम लोग हैं जो देना चाहते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं होते, उनके लिए भी आप काम कर रहे हैं? हमारे पास जो है वो ऑर्फन बच्चे भी हैं। हम ऑर्फन बच्चों को जो है तालीम के साथ साथ हर महीने का राशन प्रोवाइड करते हैं। बेसिक नीड्स हैं सर्वाइवल की, वो उनकी फुलफिल होती रहे। मैं हूँ आपकी होस्ट एमन महबूब। आज एक और पॉडकास्ट के साथ हाजिर हुए हैं। आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है जो सड़क किनारे खड़ा हो, जिसके हाथ में कलम के बजाय औजार हो, जो काम कर रहा हो? आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जो अपने इस बचपन में ऐसी क्या मजबूरी होगी कि जो वो खेल कूद छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है? और पाकिस्तान में ऐसे बच्चों की शरह बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने घर से बाहर निकलें, कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं गाड़ियों में, तो हमें अक्सर नज़र आता है कि बहुत से कम उम्र बच्चे जो हमें कोई गजरे बेचता हुआ नज़र आ रहा होता है, कोई पेन्स बेचता हुआ नज़र आ रहा होता है। लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा है कि इन बच्चों की ज़िंदगी इतनी मुख्तलिफ क्यों है? हमारे बच्चे और उन बच्चों में इतना कोई फ़र्क नहीं है। दोनों बच्चे इस दुनिया में आए हैं और हर किसी की अपनी अपने ह्यूमन राइट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ है जो इन बच्चों को इतना बैकवर्ड कर रही है? लेकिन अब भी कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं जो इस खला को पुर करने के लिए काम कर रहे हैं और इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं खुसूसी तौर पर। और तालीम जो कि सबसे बड़ा जेवर है, उससे आरास्ता करने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जूनियर जिना ट्रस्ट के डायरेक्टर मोहम्मद अल ख़याम साहब। उनका जो है वो शुक्रिया करेंगे। सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे आपके मजाज न्यूज़ में। सर, कैसे मजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, और किस वक्त आपको ये ज़रूरत महसूस हुई कि आपने सोचा कि इन बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने ना कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने मिलके पहले शुरू किया कि यतीम बच्चों पे काम करते हैं। तो 2014 में हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें एक ऑर्फनेज हमने शुरू किया। तो 2 साल उसको रन करने के बाद वी डू रियलाइज़ के यतीम बच्चों के ऊपर तो शायद बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, और एक एक हमें बीइंग अ मुस्लिम कंट्री जो है बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी कर देते हैं। बट जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको कोई टैकल करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो फिर हमने रियलाइज़ किया कि हमें एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान दुनिया का सेकंड बड़ा मुल्क है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें सबसे बड़ा नंबर आउट ऑफ स्कूल बच्चों का है। जो कि अभी जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है पाई के डाटा में या मिनिस्ट्री के डाटा में, वो तकरीबन 25.4 या 25.5 मिलियन बच्चे, तकरीबन आप कह लें 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा विद इन पाकिस्तान। तो ये प्रॉब्लम जो है अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री नहीं बन सकता। हम जो जिनाह का पाकिस्तान, जो जिनाह के ख्वाब पे हमने पाकिस्तान को लिया था, शुरू किया था, उस ख्वाब को रीबिल्ड करने के लिए हमें दोबारा से एक जिनाह पैदा करना है। तो उस ख्वाब को देखते हुए कि हमें दोबारा से एक जूनियर जिनाह पैदा किया जाए जो कि पाकिस्तान को रीबिल्ड करे और पाकिस्तान को उस डेवलप कंट्रीज़ में लेके जाए जो कायद आज़म का ख्वाब था बेसिकली। तो उसकी कोशिश में जो पहला स्टेप है वो एजुकेशन और तालीम भी उन बच्चों के लिए जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बड़ा तबका पाकिस्तान का पॉवर्टी के अंदर है, गुर्बत में है, उनके लिए तालीम। जब वो लोग ऊपर आएंगे, ऊपर उठेंगे, तो वो अपने राइट्स में, अपने सराउंडिंग के, अपनी कम्युनिटी के लिए बात भी करेंगे, काम भी करेंगे, और पाकिस्तान को रियल सिनेरियो में रीबिल्ड भी करेंगे। आप बहुत ही इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक वास्ट आपका नेटवर्क है जो इसके ऊपर काम कर रहा है। तो आपने क्या देखा है कि क्या सिर्फ गुर्बत एक चैलेंज है, गुर्बत एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आउट ऑफ स्कूल हैं ये बच्चे, या और भी कोई चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से जो है वो स्कूल नहीं जा पाते?
अच्छा, नंबर 1 तो बिगेस्ट चैलेंज जो है वो पॉवर्टी तो है ही है, गुर्बत तो है ही है। बट इसके अलावा कई और चैलेंजेस भी हैं। नंबर 2 चैलेंज आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ एक्सेस। अब मैं सिंपल अगर इस्लामाबाद की छोटी सी एग्जांपल, तो मैं अभी किसी भी सराउंडिंग एरिया पूरे पाकिस्तान में नहीं शेयर करता, मैं सिर्फ अपने कैपिटल कंट्री जो है ना उसकी एग्जांपल देता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 49 यूनियन काउंसिल्स हैं। और इस इस्लामाबाद को बने आज की डेट तक अभी तक वो 49 यूसीज यूनियन काउंसिल के अंदर ही स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स एग्जिस्ट करता है। आज जो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर जो यूनियन काउंसिल है वो 125 यूनियन काउंसिल हो गई हैं। क्यों बनी 125? क्योंकि पॉपुलेशन आपकी इतनी इंक्रीज़ की है कि आपको तकरीबन 2.5 गुना जो है अपनी यूनियन काउंसिल को इंक्रीज़ करना पड़ा उसको मैनेज करने के लिए। तो बट क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स उतने बने हैं उतनी यूनियन काउंसिल में कंस्टिट्यूंसीज में? नहीं। तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है, अनदर चैलेंज इज एक्सेस। अब जो इधर पॉपुलेशन एक एग्जिस्ट करती है उसकी उस सराउंडिंग में एक्सेस ही नहीं है, तो वो बच्चा या बच्ची जो है छोटी उम्र में पेरेंट्स के पास वैसी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती तो वो जा नहीं पाते। ये एक सेकंड चैलेंज है। थर्ड चैलेंज जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस का है। पाकिस्तान की जो ये इलिटरेट पॉपुलेशन है इनको अभी तक मेजॉरिटी को नहीं पता कि व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ अ चाइल्ड गोइंग टू स्कूल। तो इनको होश तब आता क्योंकि इनके फोर फादर एजुकेटेड नहीं थे, इनके ग्रैंड पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं थे, बाप जो खुद है वो भी एजुकेटेड नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि स्कूल के अंदर किस एज में एडमिशन लिया जाता है। तो ये एक तीसरा बड़ा चैलेंज है कि उनकी अवेयरनेस नहीं है। तो जब बच्चा 7-8 साल का होता है तो उनको लगता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया, अब इनको स्कूल लेके जाना चाहिए। वो बच्चे को किसी पहले गवर्नमेंट स्कूल में लेके जाते हैं, वहाँ पे एज क्राइटेरिया के 5 साल से ऊपर एक दिन भी हो वो उस बच्चे को दाखिल नहीं करते। वो बेचारा मजबूरी में जो है वो प्राइवेट स्कूल में लेके जाता है, किसी लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में कि 500,000 को फीस दे के बच्चे को पढ़ा लूँ। अब प्राइवेट स्कूल में जो स्कूल एज है केजी या प्री केजी की वो 4 साल है। वहाँ पे भी वो बच्चा 7-8 साल वाला 10 साल वाला नहीं बैठ सकता। उसके बाद उनके पास लास्ट ऑप्शन लास्ट रिजॉर्ट यही रह जाता है कि वो उस बच्चे को जो है या बच्ची है उसको काम पे लगा दें, क्योंकि उनको देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन की जब यही बचती है तो उन्हें क्या अब इसका फ्यूचर सारा इसी में है कि ये मजदूरी करे और काम करे। तो ये भी एक मिथ है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि जिसके ज़्यादा बच्चे हैं ज़्यादा बच्चे इस वजह से पैदा करते हैं क्योंकि वो बच्चों को कमाई पे लगाना चाहते हैं। तो ये एक मिथ है, मिथ इन अ वे कि जब हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी रियलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। वो यही रियलिटी एक नंबर थर्ड जो मैंने बताई जो प्रॉब्लम है कि उनको पता नहीं था क्या एज है बच्चे की स्कूल में। अच्छा, ये एक इशू उनका भी है कि उनको पता नहीं है कि क्या एज है अब स्कूल गोइंग बच्चों के लिए। लेकिन आप नहीं समझते कि थोड़ा सा हमारा सिस्टम भी चेंज होना चाहिए कि अगर एक बच्चा अगर वो 6 to 7 इयर्स का भी है और उसका एज जो है वो नहीं है, एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो स्कूल्स को जो है वो थोड़ी सी लीनियंट होकर चलना चाहिए और उन बच्चों को भी वेलकम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप मुंह पर कॉल दे दें, शटअप कॉल दे दें कि नहीं भाई आपका बच्चा तो नहीं हम ले सकते। अच्छा, सिस्टम का तो जाहिर सी बात है फेलियर है। गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखती है आर्टिकल 25A में कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन इवन मैट्रिक तक की एजुकेशन देना। स्टेट उसमें फेल है। तो नंबर 1 तो फेलियर यही है कि सबसे पहले स्टेट जो है अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बच्चे उस एज ग्रुप में चले गए हैं तो नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की है, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन की है कि वो उन्होंने इनरोलमेंट कैंपेन उन बच्चों तक या उन फैमिली से क्यों नहीं लेके गए कि वो राइट एज में उन बच्चों को स्कूल लेके आएँ। ये एक प्रॉब्लम हमारे सिस्टम का है। अब वो कैंपेन को किस तरह की होती है, किस तरह उस पे मॉनिटरिंग की जाती है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा एड्रेस कर सकते हैं। तो सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो सिलेबस है, जो करिकुलम हमारा बना हुआ है, वो उस एज ग्रुप के लिए है जो 5 साल का है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्री केजी वाला है या केजी वाला है। ठीक है। अगर हम उस एज ग्रुप से बियॉन्ड जाते हैं तो फिर आपका करिकुलम जो है उस एज ग्रुप को एड्रेस नहीं करता। वो उससे नेक्स्ट लेवल की नेक्स्ट एज ग्रुप की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर वो काम करता है। तो ये इस वजह से वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी वो हालांकि दिखा सकते हैं उसी गवर्नमेंट स्कूल में वो 2-3 रूम ऐसे बना सकते हैं जहाँ पे बड़ी उम्र के बच्चे आएँ, उनको वो एंटरटेन बिल्कुल। करें, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम पे उनको लेके आएँ, तो ये पॉसिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने कुछ रिसेंट इनिशिएटिव भी लिए थे, 2 साल पहले कुछ लिए, कुछ 4 साल पहले लिए, लेकिन एट द एंड वहाँ पे ड्रॉप आउट इतना हुआ, क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई, तो वो बच्चे वहीं पे ही है।
लेकिन जिस लेवल पे करने की ज़रूरत है वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। बिल्कुल, तालीम एक बहुत बेसिक नीड है मुल्क की, और हमारे मुल्क में जो है वो दूसरी सियासी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बहस रहती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तालीम के ऊपर और ऐसे बच्चों के लिए बात करते हैं। तो आपके पास जब हर एज ग्रुप का बच्चा आता है तो वहाँ पर आप अपना सिलेबस किस तरह से मेंटेन करते हैं? क्योंकि आपके पास तो ऑब्वियसली कोई सेम ग्रुप तो नहीं होगा, डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, और वो बच्चे ऑब्वियसली स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं। तो आपका जो सिलेबस है वो कितना डिफरेंट होता है दूसरे स्कूल से? अच्छा, नंबर 1 तो ये है क्योंकि हमें जो है नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंगली हुँ, बच्चों को एजुकेट करना होता है। तो हमने जो सिलेबस बनाए हुए हैं, जो कुछ सिलेबस जो अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, जिसको हम हुँ, फॉलो करते हैं, उसको एएलपी कहते हैं, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। अब उसमें डिफरेंट कोई पैकेजेस हैं, पैकेज ए, बी, सी, जिन सिलेबस को हम फॉलो करते हैं। कुछ हमने ऐप्स के ज़रिए बच्चों को एजुकेट करते हैं। हुँ, सिलेबस हमारा उसी करिकुलम में से ही डिज़ाइन होता है, बट उसकी मेथोडोलॉजी, उसकी जो डिलीवरी है, उसका जो कंटेंट है, वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे नॉर्मल बच्चों को, रेगुलर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको हम फॉरवर्ड मेथोडोलॉजी कहते हैं कि उसको पहले अलिफ, बे और ते हुँ, पढ़ाई जाती है। सिंगल वर्ड्स उसको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये जो सिलेबस बड़ी उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, ये रिवर्स मेथोडोलॉजी फॉर एग्जांपल, ये जो 7, 8, 9 साल वाला बच्चा है, इसकी रिकग्निशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसको जी, पता है कि इसको फ़ैन कहते हैं, लाइट हुँ, कहते हैं, माइक कहते हैं, ये टेबल है, ये कुर्सी है। हुँ, तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस वर्ड्स को ब्रेक करके डेवलप की हुँ, जाती है। अब उन्हें पता है ये कुर्सी है, हम कहते हैं ये कुर्सी तो आपको पता है लेकिन ये बना कैसे है? तो हुँ, उसको हम ब्रेक करके काफ, सीन, रा, रे, छोटी ये जो हुँ, है ना वो ब्रेक करते हैं कि जी ये 4 लफ्ज़ थे, हरूफ थे, इनको जोड़ के ये कुर्सी बना। तो ठीक है। दैट इज़ द रिवर्स मेथोडोलॉजी, इसके थ्रू हुँ, हम इन बच्चों को एजुकेट करते हैं जो कि हमारे किसी भी नॉर्मल स्कूलिंग में नहीं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को पहले तो स्टार्टिंग रिकग्निशन करवाई जाती है। हुँ। और इस एज ग्रुप के बच्चों को जो है ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों की रिकग्निशन होती है, और इनका करिकुलम भी उसी सराउंडिंग ऑफ रिकग्निशन जो आइटम्स हैं उन्हीं से मिलके हम बनाया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग स्मार्ट लर्निंग की तरफ भी जा रहे हैं, या आप लोग भी जो है वो रवायती जो बुक्स वगैरह का इस्तेमाल होता है वही है? नहीं, हम जो है वो मल्टीपल मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पे ट्रेडिशनल बुक्स की ज़रूरत हो वहाँ पे हम एएलपी मॉडल को लेके चलते हैं। जहाँ पे हमें हो कि यहाँ पे बच्चों की टाइम अवेलेबिलिटी का बहुत चैलेंज है, तो वहाँ पे हम स्मार्टफ़ोन एजुकेशन भी दे रहे हैं बच्चों को, माँओं को, हुँ, बड़ी उम्र की ख़वातीन को भी। हुँ, और जो हैं बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, जो दिन में उनके पास 1 घंटा होता है हुँ, सिर्फ़, या 2 घंटे होते हैं, और दिन का कोई भी टाइम पीरियड होता है जिस टाइम उनको ब्रेक होती है, या हुँ, रात का टाइम या सुबह का टाइम। तब उस फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली भी हमने डिजिटल ऐप्स बनाई हुई हैं इसी केजी से लेके ग्रेड 5 तक, जिसके अंदर उर्दू, इंग्लिश, मैथ की ऐप्स हैं, जो कंटेंट और हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके थ्रू हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, ताकि उनकी एक तो एक्सेस का और अवेलेबिलिटी का चैलेंज ना आए, और उनको एजुकेशन की जो बेसिक नीड है वो उनकी फुलफिल हो। आपके जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग आप लोग किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ाने का जो चैलेंज है वो काफ़ी बड़ा है, और नॉर्मल जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा चैलेंजिंग है ये। तो उनकी ट्रेनिंग भी उससे मुख्तलिफ होती होगी नॉर्मल टीचर्स से? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो हम हमारी जो टीचर्स हैं, नंबर 1 तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम हुँ, जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को उसी कम्युनिटी के अंदर डिलीवर करें। तो उसी ठीक है। जिस कम्युनिटी में ज़्यादा बच्चे आउट स्कूल होते हैं, वहाँ से ही हम किसी न किसी एक एजुकेटेड फीमेल या मेल को हम हायर करते हैं। फिर उसको हम ट्रेन करते हैं कि आपने ये जो रिवर्स मेथोडोलॉजी का सिलेबस है, ये पढ़ाना कैसे है, इसमें एक्टिविटीज़ कैसे करवानी है, बच्चों को डील कैसे करना है, बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है। कोई ये बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते, नंबर 1, ठीक है? ये और पेरेंट घर में जितना मर्ज़ी आप कह लें तो पेरेंट्स इनको डिसिप्लिन नहीं कर पाते, हुँ, क्योंकि वो भी इलिटरेट होते हैं। हुँ, तो इनको डिसिप्लिन करने की डेडिकेटेड हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपने इन बच्चों को क्लास का एनवायरनमेंट कैसे देना है, जो कि इनको पिछले 8-10 साल में नहीं आया, अब इनको उसमें लेके आने के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। इन करिकुलम को बढ़ाने की ट्रेनिंग देते हुँ, हैं। एक्टिविटीज़ इन बच्चों को किस तरीके से आपने करवानी है वो ट्रेनिंग देते हैं। हुँ, फिर इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंट एज ग्रुप भी है, उसमें भी हम डिफरेंट उनको जो है फिजिबिलिटी करके तो उनको ट्रेन करते हैं टीचर्स को, हुँ। ताकि बच्चों की नीड्स फुलफिल हो। सेशंस भी डिलीवर करते हैं, फिर बाकी जो स्क्रीनिंग और बाकी जो आइटम है वो भी, पेरेंट्स की एंगेजमेंट भी हम साथ में करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी ज़िंदगी से आप वाकिफ़ हों और आप उनकी हमें कहानी सुना सकें कि जिनकी ज़िंदगी बदली हो जिनाट्रा स्कूल ने? जी, मैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे पास तकरीबन 1500 ऐसी कहानियाँ इस टाइम मौजूद हैं, हुँ, जिनको हमने ज़िंदगी बदली इस तरीके से कि हुँ, उनको हमने प्राइमरी करवा के एएलपी से, हुँ, हुँ, जो केजी टू 5 या 2 एंड हाफ ईयर में ग्रेजुएट करवाने के बाद उनको हमने मेन स्ट्रीम किया गवर्नमेंट स्कूल्स में या लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में, हुँ, बड़ी क्लासेस तक स्पॉन्सर किया। स्पेशली गर्ल्स ऐसी हैं हमारे पास ज़्यादा, जिनको हमने ज़्यादा सपोर्ट भी किया, क्योंकि गर्ल्स माशाल्लाह एजुकेशन में अच्छी होती हैं और वाक़ई उन्होंने कर भी दिखाया। अभी इसमें हमारे पास जो अभी भी जो रेशो है उसमें हुँ, गर्ल्स ज़्यादा हैं, बॉयज़ कम रेशो में हैं। तो हम उनको सबसे नंबर 1 होता है कि हम इनको ट्रैक रखते हैं। हुँ, अगर हमने 5वीं इनको ग्रेजुएट करवाई है, उसके बाद इनको छठी में दाखिला दिलवाते हैं। कुछ ऐसी भी लोकेशंस हैं जहाँ पे 6 क्लास की गवर्नमेंट स्कूल्स की एक्सेस नहीं है। प्राइवेट स्कूल अगर नियर बाय है तो वो एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पे हम फिर अपना ही एक एलिमेंट्री सेंटर लॉन्च करते हैं, जिसमें हम इनको 1 एंड हाफ ईयर के अंदर एलिमेंट्री पे करवाते हैं। डेडिकेट वो उन बच्चियों और बच्चों के लिए है जिनकी उम्र ज़्यादा बड़ी होती है, जो 12-13 साल की होती है। हुँ, तो उनको हम जो 3 साल की एलिमेंट्री है वो 1.5 साल में करवाते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे भी ज़ाहिर-सी बात है इनको हम इनकरेज रखते हैं, ताकि बच्चे को जो एक फर्स्ट स्टेप, पहला कदम हमने लिया है, हुँ, वो छोड़े ना, और हुँ, पेरेंट्स उसको आगे उसकी एजुकेशन को लेके जाएँ। अदरवाइज़ कोई गोल नहीं है कि उसको सिर्फ प्राइमरी करवा के आपने छोड़ देना है, हुँ, दोबारा उस बच्चे ने गली में फिरना है और वही चाइल्ड लेबर करनी है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनको इसके साथ-साथ जो है वो हम मोटिवेट भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं, और फिर इनको हम मेन स्ट्रीम करते हैं स्कूल्स के अंदर। तो मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ हैं शेयर करने के लिए। बच्चा अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई, जो जिसने मैट्रिक भी किया, उसने बीएस भी किया, उसने फिर बीएस मेडिकल में किया। अभी वो एक लेबॉरेटरी के अंदर जो है वो अमेज़िंग। लैब टेक्नीशियन है। हुँ, फिर इसी तरह एक बच्चा जो है वो जो है वो डिप्लोमा कर रहा है। अभी क्योंकि हाँ, हमें इसको एस्टैब्लिश किए हुए कुछ टाइम हुआ है, तो हमारे हुँ, कुछ बच्चे इस लेवल तक पहुँचे हैं। तो शुरू में 50 बच्चों का हमने एक सेटअप हुँ, शुरू किया था, वहाँ वो वाले बच्चे जो हैं, जो अभी नए बच्चे पिछले 2-3 साल में तकरीबन 1000 बच्चे हमने ऐड किए हैं, जिनको हम आगे मेन स्ट्रीम किया है। ज़बरदस्त। तो आगे वो पढ़ रहे हैं अभी, उनमें से मेजॉरिटी जो है। हुँ, तो नंबर 1 इनमें जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है वो रिटेंशन का है। क्योंकि ये हुँ, बच्चे जो हैं, इनको एक पेरेंट्स को होता है कि यार स्कूल तो जा रहा है, लेकिन बच्चा साथ में अपना कुछ ना कुछ अर्न भी करे, क्योंकि वो हाँ, बड़ा हो रहा है। हुँ, तो हम उनको अर्निंग से नहीं रोकते। जी, हम उनको इनकरेज करते हैं कि बच्चों को आप स्कूल भेजें, आप साथ में अर्निंग भी करें। बच्चा जी, सुबह में नहीं आ सकता, शाम में आ जाए, शाम में नहीं आ हुँ, सकता दोपहर में आ जाए, हुँ, दोपहर में नहीं आ सकता मॉर्निंग में आ जाए। हुँ, अगर उस टाइम भी नहीं आ सकता तो मोबाइल ऐप्स पे उसको हम जो है वो इवनिंग में या नाइट में ऑनलाइन। भी ऑनलाइन हुँ, और ऑफलाइन ऐप्स हमने बनाई हुई हैं इनके लिए, ठीक है। ताकि उनको वो पैकेज और वो डाटा वो वाले हुँ, चैलेंजेस भी ना आए। हुँ, फिर हमने इनके लिए सेंटर इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जहाँ पे बच्चे हमारे पास वंस इन अ वीक आते हैं। पूरे वीक का वो क्लास वर्क जो हुँ, होमवर्क डाउनलोड करते हैं, हुँ, नेक्स्ट वीक में आके उसको अपलोड कर देते हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ उनकी प्रोग्रेस हम मॉनिटर करते हैं। तो उनकी एक तो एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी के साथ हमने जो चीज़ें ऑप्ट की हैं, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम तकरीबन 2500 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, हुँ, और हुँ, तकरीबन 25 के करीब सेंटर हैं जो इस्टैब्लिश हैं, नॉन फॉर्मल लिटरेसी सेंटर या नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर, ईएलपी सेंटर्स, जो हमने मसाजिद में भी खोले हुए हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग में भी इनिशिएटिव में सही। ओपन किए हुए हैं, रेंट बिल्डिंग में भी ओपन किए हुए हैं, हुँ। मसाजिद में ओपन किए हुए हैं स्कूल हमने, ताकि इनकी एक्सेस का चैलेंज ना आए और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले सकें। सही। आपने जिस तरह से पेरेंट्स की बात की कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनको होता है कि काम भी करें, साथ अर्निंग भी करें। जब आप ऐसे कम्युनिटी को अप्रोच करते हैं तो वहाँ पर आपको कितना चैलेंजिंग लगता है उनके पेरेंट्स को इस बात पर आमादा करना कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें? क्योंकि ऑब्वियसली आपने जिस तरह से कहा कि लिटरेसी रेट भी वहाँ पर कम है उन फैमिलीज़ में, दूसरा पॉवर्टी भी है। तो उनको यही होता है कि हमारा बच्चा बजाय इसके कि इसमें वक़्त ज़ाया कर रहा है, कुछ कमा ले, घर में कुछ पैसे ले आए। तो वहाँ पर कितना चैलेंजिंग है उनके पेरेंट्स को इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपको आमादा करना कि अपने बच्चों को स्कूल्स भेजें आप। अच्छा, इसमें वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे मैं हुँ, स्टार्ट में ही बात की कि हमारी कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा मिथ है। हुँ, हमने जो सोच रखा हुआ है, सब जो भी हम प्रिविलेज लोग हैं, हुँ, कि यार ये जो अंडर प्रिविलेज हैं ये ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और हुँ, बच्चों को ज़्यादा इस वजह से होते हैं कि ये वो हर बच्चा डेली का 100-200 लाएगा, तो डेली का उनका हुँ, इनकम, ये हुँ। मैक्सिमम अगर मैं कहूँ 70 to 80% केस नहीं है। अच्छा। यस, दिस इज़ वेरी ऑपोजिट। हाँ, हाँ, अगेन, जैसे मैं स्टार्ट में बात की हाँ। कि ड्यू टू द लॉस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हुँ, वो बच्चा अब स्कूल नहीं जा पा रहा, तो हुँ, पेरेंट कहते हैं यार अब तुम काम सीख लो, अब तो स्कूल तो हुँ, है नहीं तुम्हारे लिए। हुँ, जैसे ही वो पेरेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है 8 साल 9 साल 10 साल वाले बच्चा या बच्ची के लिए, हुँ, कि नहीं ऐसा कोई स्कूल है जो इस उम्र के बच्चे को ले सकता है, हुँ, तो वो बच्चे ज़्यादा पंचुअल भी आते हैं,
हुँ, पेरेंट्स भी उनको इनकरेज करते हैं और पीछे भेजते भी हैं, हुँ, और हुँ, उनकी रिटेंशन का भी जो है ना वो काफ़ी वो ख्याल हुँ, रखा जाता है हमारी तरफ से भी उनको मोटिवेट करने। तो ये जो एक मिथ है ना, ये हमारी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है, जस्ट बिकॉज लॉस ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड टाइम और एज जो है, उनको पता है आपको हमारे पास जगह नहीं है जहाँ पे बच्चों हुँ, को एडमिशन करवा सकें, एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको, वो बच्चे हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं, पढ़ना शुरू हो सही। जाते हैं, क्योंकि हर पेरेंट आज का जो भी जहाँ से भी हुँ, चीज़ें देखता है, वो चाहता है कि उसका बच्चा भी स्कूल जाए, वो चाहता है उसका बिल्कुल। बच्चा भी पढ़े। हुँ, फ्री एजुकेशन नहीं हुँ। है, एक्सेस नहीं है, जितना भी कर सके वो अपने बच्चे के लिए करे। तो ये अपॉर्चुनिटी जब मिलती हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चे वहाँ पे रेगुलर आते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिर्फ गुर्बत एक फैक्टर नहीं है, बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर स्कूल्स मौजूद ही नहीं हैं। तो ऐसे एरियाज़ को भी आप अप्रोच करते हैं, वहाँ पर भी आपकी रसाई है कि वहाँ पर भी जितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको इस तरफ राग़िब किया जाए? जी बिल्कुल। इसमें जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर कई हुँ, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता। हुँ, अभी B17 के बिल्कुल अपोजिट एक गांव है, जोड़ी हुँ, राजगान नाम है उसका। अब अच्छा। पूरे गांव के अंदर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, हुँ, हुँ, ना कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं है हुँ, अनफॉर्चुनेटली। तो वहाँ पे अगर हम जब हमने एक क्लास शुरू की, तो सारी कम्युनिटी के लोग आ गए कि यार ये तो बहुत अच्छा किया आप, हमारे इस बच्चे को भी पढ़ाएं, इसको भी पढ़ाएं। हुँ, सारे बच्चे लेके आ गए। आज वहाँ पे हम तकरीबन 4 से 5 क्लासेस चला रहे हैं। 130 या 140 बच्चे हमारे पास हुँ, पढ़ रहे हैं, पूरे गांव के हुँ, तकरीबन हुँ, बच्चों को हम एजुकेट कर रहे हैं। हुँ, तो ऐसी स्पेसिस अवेलेबल है। फिर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है UC 63 के अंदर हमने मॉडल इम्प्लीमेंट किया कि पूरी यूनियन काउंसिल को अडॉप्ट किया, और इस तरीके से कि इसके अंदर हमने कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं छोड़ना, चाहे वो 5 साल वाला है, 6 साल वाला है, या 14 साल वाला है। तो उस पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं अवेलेबल। हुँ, प्राइवेट स्कूल कुछ हैं जो कि हाई कॉस्ट के अंदर है। तो वहाँ पे हमने इस टाइम तकरीबन हमने ज़ीरो आउट ऑफ स्कूल को डिक्लेयर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक में उसकी इनाग्रेशन भी है, सेक्रेटरी साहब आएंगे, तो उसका फॉर्मली इनाग्रेट करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्पेसिस को सही। भी हम लॉन्च कर रहे हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या हुँ, एक इंस्टीट्यूट एक पूरी यूनियन काउंसिल को अडॉप्ट हुँ, करके उसके सारे बच्चों को स्कूल ले आए, हुँ, अपने बना के या हुँ, कोई अवेलेबल है वहाँ पे स्पॉन्सर करके, हुँ, कम से कम आप कारपेट कवर जिस तरीके से कर सकते हैं, और कैपिटल जो पाकिस्तान का है उसको तो आप ज़ीरो आउट ऑफ स्कूल कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और सिर्फ कैपिटल के अंदर आपके पास 1 लाख के करीब बच्चे हैं जो इस टाइम स्कूल नहीं जा रहे। हुँ, अब आप कैपिटल को एग्जिस्ट माइंड में यही आता है कि बहुत रिच कैपिटल है, अमीर लोग रहते हैं, हुँ, बट ये बहुत नहीं पता तशवीश की कि बात है ये। ये नहीं पता कि हुँ, यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत हुँ, में है, कुछ सेक्टर्स को निकाल के, और बाकी जो पॉपुलेशन वो सराउंडिंग में ही रहती है। और हुँ, आपकी जितनी भी कंस्टिट्यूंसी इंक्रीज हुई हैं, फॉर एग्जांपल UC 18 थी खन्ना डाक खन्ना पुल की, उसको 7 UCs में कन्वर्ट किया गया। क्यों? बिकॉज द पॉपुलेशन 10-15 हज़ार से 70 हज़ार या लाख तक चली गई। हुँ, तो ये आप कन्वर्ट इस वजह से करते हैं कि आपने एक पॉपुलेशन को मैनेज करना होता है, लेकिन वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो ये इसको हम भी टारगेट कर रहे हैं। आपके इस ट्रस्ट को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट है? गवर्नमेंट की तरफ से हुँ, कुछ बहुत पार्शली है, कोई ख़ास नहीं है। हुँ, जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ मॉडल प्रेजेंट करते हैं, हुँ, उनको साथ लेके चलते हैं, जो सक्सेसफुल मॉडल हम शेयर करते हैं उनके हुँ, साथ, कि इस तरीके से इस लो कॉस्ट के अंदर आप ये काम कर हुँ, सकते हैं, इतने बच्चों को आप इस कॉस्ट के अंदर पढ़ा सकते हैं, ये रिसोर्सेज आपको नहीं चाहिए। आप हमने उनको मॉडल ये भी दिया है कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर अगर आप 125 यूसीस के अंदर स्कूल नहीं बना सकते, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने की। हुँ, आपके पास प्राइवेट स्कूल अवेलेबल हैं शाम की शिफ्ट में, हुँ, पीरा के अंदर उनको रेगुलेट करें। हुँ, आपके पास मसाजिद अवेलेबल हैं सुबह 8 से 12, उनको रेगुलेट करें। सही। स्पेसिस आर देयर, मदारिस हुँ, अवेलेबल हैं, उनको रेगुलेट हुँ, करें। आपके पास बहुत सारे जो पॉलिटिकल कम्युनिटी सेंटर्स अवेलेबल हैं, हुँ, वहाँ पे आप, तो मसाजिद के अंदर इतनी स्पेसिस हैं, प्राइवेट स्कूल इतने बने हुए हैं कि आपको फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं है। उनको ये आप लो कॉस्ट में हायर करके आप इन बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं। सही। आप अपने स्कूल्स में बच्चों को किसी इस चीज़ पे पाबंद नहीं करते कि कोई स्पेसिफिक यूनिफ़ॉर्म हो, या मतलब जिस तरह से नॉर्मल स्कूल्स में हम देखते हैं कि स्टेशनरी और ये सारी चीज़ें ये उनको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती हैं या उनको अपनी तरफ से मैनेज करना पड़ता है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी हुँ, स्कूल्स हैं ये, उनमें हम बच्चों को कॉपीज़, हुँ, स्टेशनरी, बुक्स, बैग्स, और थ्रू आउट द ईयर 2 दफ़ा कॉपीज़ बुक्स देनी पड़ती हैं, वो भी हुँ, देते हैं। हमारा जो प्राइमरी मॉडल है ये ढाई हुँ, साल का है, तो हुँ, पूरा 2.5 साल के लिए बच्चों को पूरी सपोर्ट हुँ, जो एजुकेशन रिसोर्सेज़ की है वो हम ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। यूनिफ़ॉर्म की कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी हुई है हमने। हुँ, एक तो वो हम अपने साइड से भी बर्डन को उसको डिक्रीज़ करते हैं, और पेरेंट्स पे भी हम उसको बर्डन नहीं हुँ, पड़ने पड़ते, क्योंकि अगर एक यूनिफ़ॉर्म हम देंगे तो दैट इज़ नॉट अनफ। हुँ, उनको कम से कम एक खुद बाय करनी होगी, तो हम नहीं चाहते
कि वो पेरेंट्स पे बर्डन बने। सेकंड, हम पेरेंट्स को टोटली डिस्करेज करते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस डिफरेंट है, तो हमारे बच्चे किसी भी ट्यूशन सेंटर में नहीं जाते, तो हमारे पास ही 2 से 3 घंटे के लिए आते हैं और सारी एजुकेशन वहीं पर डिलीवर होती है। घर जाके बच्चे फ्री भी होते हैं, अवेलेबल भी होते हैं, कोई होमवर्क भी नहीं मिलता उन्हें। जो काम करने वाले बच्चे हैं वो अपना काम कंटिन्यू भी करते हैं, तो ये अच्छा, इस ये वजह से। आपने एक बड़ी मज़ेदार बात की। नॉर्मली हम जब स्कूल्स में बच्चों को देखते हैं तो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई इनफ नहीं होती। हमारे घर में भी अपने भी बच्चे हमने देखे हैं, उनको लाजमी, मेरी छोटी बहन है, उसको ट्यूशन भेजना लाजमी है। हालांकि वो एक बड़े ही अच्छे स्कूल में अच्छे जाती है। स्कूल में पढ़ रही है जिसकी फ़ीस भी हज़ारों में है, लेकिन हमें ट्यूशन की ज़रूरत महसूस होती है। आपके जो स्कूल्स हैं, जूनियर जना ट्रस्ट स्कूल्स, वहाँ पर ऐसा क्या तालीमी निसाब है, ऐसा क्या टीचर्स के पास वो है कि वो बच्चों को वहीं पर उतना वो कर देते हैं कि उनको उसके अलावा किसी कोचिंग सेंटर या किसी ट्यूशन सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती? अच्छा, उसमें ना 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1 रीज़न, ओवर द टाइम वी रियलाइज़ कि जिस क्वालिटी ऑफ या जिस लेवल ऑफ एजुकेशन को हम डिलीवर करते हैं विद इन आवर रूम्स या क्लासरूम एरियाज़, पेरेंट्स इलिटरेट हैं। वो क्या करते हैं, वो सस्ती ट्यूशन ढूँढते हैं, 500 हज़ार वाली, 8वीं या मैट्रिक पास वाली कोई टीचर ढूँढ के। ऐसे। तो हमने जिस हाई क्वालिटी के बच्चों को डिलीवर होता है, बच्चा दूसरी ट्यूशन पे जाके पज़ल हो जाता है। रादर कि वो अच्छा लर्न करे, वो पज़ल हो जाता है। तो हम पेरेंट्स को कहते हैं कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। घर जाके सिर्फ आप यही देख लें कि बच्चे ने किताब खोली हुई है और वो कोई काम लिख रहा है, दैट्स इट। बाकी सही। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा ये बच्चा होमवर्क क्यों नहीं करके आया है। आपको कोई कॉल मैसेज होमवर्क पे नहीं आएगी। बट जस्ट टू इंश्योर कि बच्चा कुछ ना कुछ उस पर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आपने ये टेक केयर उसकी करनी है। हमारा जो सिलेबस है वो टोटल जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है, लर्निंग सही। और कॉन्सेप्ट और एक्टिविटी बेस्ड है, जिसकी वजह से जो है वो हम जो है इस तरह के डेडिकेटेड होमवर्क डिटेल में नहीं करते। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने डबल पीरियड्स रखे होते हैं विद इन दैट टाइम, जो हमारे पास 3 आवर्स का होता है। कि स्टार्ट हम उर्दू इंग्लिश मैथ पढ़ाते हैं केजी और 1 को 8 माह के अंदर, तो उसमें एक एक घंटे का एक एक सब्जेक्ट चलता है। तो 30 मिनट्स का लेक्चर होता है, 30 मिनट्स बच्चों की उसी क्लास के अंदर प्रैक्टिस होती है, जिसमें उसी में ही वो अपना अटैम्प्ट भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, रिवाइज भी करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, इसके बाद फिर उनको घर जाके करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। आपकी ज़ाती ज़िंदगी से भी एक सवाल पूछूंगी कि जब आप ऐसे बच्चों को देखते हैं जो पहली बार अपने हाथ में किताब पकड़ते हैं, कलम पकड़ते हैं, उस वक्त आपकी ज़ाती कैफियत क्या होती है? एक बड़ा ही वो मैं समझती हूँ एक इमोशनल मोमेंट होता होगा आपके लिए। जी देखें, जो जैसा मैंने बताया कि अभी तकरीबन 2500 बच्चे हैं इस टाइम जिनको हम पढ़ा रहे हैं विद इन इस्लाम और रावलपिंडी की टेरिटरी के अंदर। और जिस भी स्कूल कैंपस में विज़िट करने जाता हूँ, बच्चों से मुलाकात होती है, आप यकीन करें कि उनसे मिल के इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो स्माइल जो है ना वो डाउन नहीं होती। मतलब बच्चों के साथ इतनी खुशी से पुरजोश तरीके से मिलना, उनसे बात करना, उनसे पूछना और फिर उनकी प्रॉब्लम्स का पूछना, जब वो आगे से प्रॉपर वो रिस्पॉन्स करते हैं, आंसर करते हैं, तो वो जो कैफियत या रियलाइजेशन होती है कि यार ये अपॉर्चुनिटीज इनको मिल सकती हैं, गवर्नमेंट स्टेट दे सकती है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो हम दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो डिलीवरी होती है, फिर बच्चों को जब हम बुक्स कॉपीज़ वो लिख रहे होते हैं, उसको डिलीवर कर रहे होते हैं और वो रिस्पॉन्स जब दे रहे होते हैं, तो दैट फीलिंग डेफिनेटली दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो हम मैं इस टाइम ऑनेस्टली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि वो कितनी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है कि यार बिल्कुल। हमारे हम्म। इस थोड़ी सी एफर्ट की वजह से हम्म। अगर एक बच्चे की ज़िंदगी बदल गई है, हम्म। उसके पेरेंट्स को अपने बच्चे पे यकीन हो गया कि यार मेरा बच्चा पढ़ सकता है। पहले तो उसको ये भी यकीन नहीं था कि ये पढ़ सकता है, इस वजह से उसने काम पे लगा दिया। तो जैसे उसको पेरेंट को भी रियलाइजेशन होती है कि मेरा बच्चा या बच्ची पढ़ सकता है, तो बिलीव मी पेरेंट्स जब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ना 5वीं के बाद अपने बच्चे की तालीम पे, तब जो फीलिंग है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाती है कि यार पेरेंट्स ने रियलाइज़ किया है कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ सकता है और दे आर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, दे आर रियली इन्वेस्टिंग, क्योंकि पिछली कितनी जनरेशन से वो इन्वेस्ट नहीं किया। तो वो एक जनरेशन का जो गैप है, वहीं पे वो पॉवर्टी साइकिल भी ब्रेक होता है, जनरेशन गैप भी ब्रेक होता है। बिल्कुल। आपके जो असातिज़ा हैं वो यकीनन पढ़ाते नहीं हैं, वो उन बच्चों की ज़िंदगियाँ बदल रहे होते हैं। उनकी मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि किस तरह से ट्रेनिंग की जाती है, और आपने कहा कि वो उसी कम्युनिटी से हम ज़्यादातर जो है वो मौका देते हैं। तो उस कम्युनिटी में क्या इतने तरबियत याफ़्ता लोग मौजूद होते हैं कि जो इस रोल को बेहतरीन तरीके से निभा सकें? जी बिल्कुल, देखें वहाँ पे जिन कम्युनिटीज़ में हम काम करते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं सराउंडिंग में प्राइवेट स्कूल तो लाज़मी एग्ज़िस्ट करता है। पाक इस्लामाबाद के अंदर पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि गवर्नमेंट स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो उधर ही है और प्राइवेट स्कूल उससे कोई 10 नहीं 50 गुना बढ़ गए हैं। ऐसे। तो हर दूसरी चौथी स्ट्रीट के अंदर आपको प्राइवेट स्कूल मिल जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे हमें इस तरह के जो
एजुकेटेड कुछ फीमेल्स हैं वो हमें मिल जाती हैं। फिर उनको हम खुद से ट्रेन करते हैं अपने सही। मुताबिक, देन उनको फिर हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर लेके आते हैं। और इनकी ठीक है। ट्रेनिंग जो है पीरियोडिकल ट्रेनिंग होती है। हम इनकी हुँ, करैक्टर बिल्डिंग भी करते हैं, हुँ, इनकी तरबिया भी करते हैं कि आपने बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन पे किस तरह ट्रेन करना है, हुँ, आपने उनके साथ वैल्यूज़ को किस तरह शेयर करना है, आपने उनके करैक्टर की किस तरह डेवलपमेंट करनी है। हुँ, फिर हमारे लीड ट्रेनर्स हैं जो कि हर क्वार्टर में एक सेंटर का विज़िट करके सेशंस देते हैं। हर 6 महीने बाद टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। समर में ट्रेनिंग प्रोग्राम डेडिकेट टीचर्स का 1 वीक रन किया जाता है, विंटर में रन किया जाता है। अब नया सेंटर जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो पहले 5 दिन की ट्रेनिंग होती है टीचर की, फिर हम उस सेंटर को ओपन करते हैं। विदाउट ट्रेनिंग हम कैंपस भी ओपन नहीं करते कि अनट्रेन्ड जो टीचर है अगर वो जाएगी पहले दिन ही तो बच्चे पज़ल हो जाएँगे। हुँ। तो वो भी हम नहीं कभी भी करने देते। ठीक है। इस पूरे सफ़र को जिस तरह से आपने फ़िगर्स बयान किए कि 50 जो है वो तादाद थी बच्चों की जहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह से 2500 आपने कहा। तो इस पूरे सफ़र को कंसाइज़ली कैसे आप एक उसमें बयान कर सकते हैं कि ये कितना चैलेंजिंग रहा, आसान था या मुश्किल था और यहाँ तक पहुँचने में आपको वक़्त कितना लगा? अच्छा हमने अभी अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन हमें एक पूरा डेकेड लग गया, 10 साल हमें हो गए हैं इस पे काम करते हुए। स्टार्टेड बैक इन 2016 ठीक है। और 2016 से मैं इस पे एफर्ट कर रहा हूँ, कर रहे हैं। चैलेंजेस देखिए बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो इन बच्चों के लिए जो है फंड रेज़ करना। हर दूसरी चैरिटी जो है या जो मुखिर हज़रात हैं वो हुँ, खाने पे तो देना चाहते हैं, हुँ, फूड पे देना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन पे बहुत कम लोग हैं जो देना चाहते हुँ, हैं, जो वाक़ई सोचते हैं कि जो तब्दीली आती है वो खाना में प्लेट में खाना देने से नहीं आती, उस बंदे को मछली पकड़ना सिखाने से आती है। बिल्कुल। ठीक है? तो हुँ, ये जो ऐसे लोगों को रियलाइज़ होना ज़्यादा हुँ, ज़्यादा चैलेंजेस हमें तब भी होते हैं कि जब हम लोगों को इसके ऊपर शेयर करते हैं आइडियाज़, प्रपोज़ल, कॉन्सेप्ट्स उन्हें बताते हैं कि दिस इज़ पॉसिबल, इस तरीके से हो सकता है और इस कॉस्ट में हो सकता है जो कि खाने से भी कम कॉस्ट है। बल्कि हम कहते हैं कि 2000 पर महीना एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हैं। और 2.5 साल में प्राइमरी अगर है तो आप कह लें कि नियरली आप 50,000 प्लस के अंदर आप एक बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं 2.5 साल के लिए। साल में सिर्फ 24,000 में आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है ये। लेकिन उन लोगों को इस पे लेके आना है कि नहीं, एजुकेशन इज़ द नीड। और एक ये क्योंकि एक कह लें कि इसका जो इम्पैक्ट है या इसका जो अचीवमेंट है वो लॉन्ग टर्म में आती है। खाना तो इधर खिलाया, पेट भरा, दुआ दी, अल्लाह हुँ, हाफ़िज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको ईयर्स इन ईयर्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। हुँ, तो वहाँ पे लोगों को कंसिस्टेंट कर रखना, लेके आना, अपने साथ जोड़ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड विद अस और लोग जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते भी जा रहे हैं, बढ़ाते भी जा रहे हैं। इसकी वजह से हम यहाँ तक अभी पहुँचे। आपने जिस तरह से बात की कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनके वालिदैन किसी मजबूरी के तहत नहीं भेज पाते हैं, जैसे एज गैप आ जाता है और भी दूसरे रीजंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं होते, जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए भी आप काम कर रहे हैं? जी, बिल्कुल हम्म, हमारे पास जो है वो ऑर्फ़न बच्चे भी हैं हम्म, और हम ऑर्फ़न बच्चों को जो है तालीम के साथ-साथ हर महीने का राशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम्म, उनको फैमिली की जो बेसिक नीड्स हैं सर्वाइवल की वो हम्म, उनकी फुलफ़िल होती रहें। और बच्चे की जो तालीम का अखराजात हैं वो भी हम खुद से सारे बियर कर रहे होते हैं। इवन सही। ऑर्फ़न बच्चों को हम आगे जो है वो हम्म, मैट्रिक तक भी और इवन कॉलेज लेवल तक भी जो है वो स्पॉन्सर भी कर रहे होते हैं। मैं जो है वो जनरल सेक्रेटरी भी हूँ पाकिस्तान ऑर्फ़न केयर फ़ोरम का। जी। पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम एक वॉलंटियर फोरम है जिसमें 22 INGOs इसकी मेंबर हैं। ऑल बिग नेम्स आर देयर हम्म, जो कि पूरे पाकिस्तान में ऑर्फन्स पे काम करती हैं। तो मैं ठीक उसका है। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम हर साल ऑर्फन डे सेलिब्रेट करते हैं प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। पिछले 3 साल से मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक केयर करता हूँ। एक इसके प्रेसिडेंट हैं और फिर इसके जो सारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हैं। तकरीबन इस अम्ब्रेला के अंडर भी हमारे पास 1,03,000 ऐसे बच्चे हैं हम्म, 22 NGOs के अंडर जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में स्पॉन्सर हैं, जिनकी कह लें कि कफ़ालत हो रही है। ठीक है। जिसमें सारे बड़े नेम हैं, अल-खिदमत है, उसमें गज़ाली है, हम्म, उसके अंदर रीड फाउंडेशन है, HHRD है, पैन हम्म, अपील, ह्यूमन अपील, इस्लामिक रिलीफ, मुस्लिम हैंड, ये सारी NGOs जो हैं ये उसकी मेंबर हैं। ठीक है। आपने अभी तक बहुत कुछ अचीव किया है इस सफ़र में, आगे के गोल्स क्या दिख रहे हैं कि इसको और मज़ीद कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे? अच्छा हमें नंबर 1 तो हमारा जो एक जो इमीडिएट टारगेट जिसको हम प्लान कर रहे हैं, जिसकी हम हम्म, कोशिश भी कर रहे हैं, हम्म, डिफरेंट कंसोर्शियम में भी जा रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ भी सिटिंग्स हो रही हैं, प्रपोजल्स भी दे रहे हैं। ठीक है। हम कहते हैं कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान को कम से कम एक कैपिटल लगना चाहिए। हुँ, वहाँ पे कोई बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर नहीं होना हुँ, चाहिए।
तो वो जो तकरीबन 1 लाख के करीब बच्चा स्कूल से बाहर है इस्लामाबाद के अंदर, वो गोल है हमारा कि अगले 5 साल के अंदर या अगले 10 साल के अंदर हम इसको ज़ीरो कर सकें। जी। गवर्नमेंट भी अभी इस पे थोड़ी सी सीरियस हुई है, इस पे वर्किंग शुरू हुई है। हमारी भी मीटिंग चल रही हैं, अभी नेशनल करिकुलम कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी पैनलिस्ट था मैं, जिसमें बुलाया था उन्होंने इसके ऊपर करिकुलम डिज़ाइन के ऊपर, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का करिकुलम की क्या चैलेंजेस हैं, क्या किया जा सकता है। और अभी कंसोर्शियम का एक पैनल चल रहा है जिसमें जो डॉक्टर महबूब साहब हैं, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर इस्लामाबाद के लिए। तो ये अभी आज ही उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया, जिसमें वो हर यूजिंग काउंसिल के अंदर जाके इनरोलमेंट्स करेंगे, इनरोलमेंट ड्राइव रन करेंगे, जिसमें एक डाटा आएगा कि कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। फिर उसकी इनरोलमेंट्स के लिए गवर्नमेंट खुद भी शायद थोड़ा सा करे, लेकिन ज़्यादा वो चैरिटी सेक्टर को रिलाय कर रही है कि वो अडॉप्ट करे किसी एक यूनियन काउंसिल को, 2 यूनियन काउंसिल को, 3 यूनियन काउंसिल्स को। जो 125 यूनियन काउंसिल में तकरीबन 70 टू 75 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जो रूरल एरियाज़ के अंदर आती हैं इस्लामाबाद की। तो वहाँ पे अगर एक एक, दो दो, तीन तीन चैरिटीज़ ने अडॉप्ट की, कुछ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, तो उम्मीद है, कोशिश है कि ये अगर कंसिस्टेंट हो गया तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इस्लामाबाद जो है वो ज़ीरो आउट ऑफ स्कूल हो जाएगा, अगर कंसिस्टेंट हो गया। पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि एक सेक्रेटरी आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, 4 महीने 6 महीने बाद वो चले जाते हैं, प्रोग्राम उधर हॉल्ट हो जाता है। फिर दूसरे आए, फिर होल्ड हो गया, अभी तीसरे आए हैं। तो अगेन हम 3 साल से तो यही देख रहे हैं, तो अभी दुआ है कि ये हो जाए, चले लेकिन हम इंशाल्लाह। कंसिस्टेंट नहीं लगे हुए हैं। गवर्नमेंट का जो रोल है उसके बारे में तो आपने बात की, इसके साथ साथ हम देखते हैं मीडिया का भी बड़ा एक रोल होता है और बहुत इम्पैक्ट भी होता है। आपने जिस तरह से कहा कि फंड्स रेजिंग में जो है वो मुश्किलात पैदा होती हैं, लेकिन मीडिया आजकल जो हमारा मीडिया है वो तो असल में अपनी कंट्रोवर्सीज़ में लगा हुआ है, अपनी बहस है उनकी, अपनी सियासत है, अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं कि मीडिया उस तरह से अपना अपना रोल निभा रहा है, और अगर निभा रहा है तो आपको कितना मतलब कि सपोर्ट मिला है मीडिया की तरफ से, क्योंकि मीडिया का एक बहुत वास्ट रोल है इस चीज़ में? अच्छा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड, और कुछ लोग अगेन हमारे साथ ऐसे जुड़ते गए हैं जो मीडिया के अंदर डिफरेंट जगह, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके मैंने जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए बात की है। मैंने जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे बात की है, इस प्रॉब्लम के ऊपर बात की है। तो लोगों ने, डिफरेंट चैनल्स ने आके कवरेज भी किया है और इसको शेयर भी किया है एज अ रिपोर्ट। तो अब जुड़ते जा रहे हैं लोग, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल है मीडिया का कि अगर इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो सॉल्यूशंस की तरफ लोग नहीं आएंगे। तो एग्जैक्टली उसमें ऐसा ही है। सबसे बड़ा रोल जो मीडिया का आता है कि इसको प्रॉब्लम को वाकई एज अ प्रॉब्लम दिखाया जाए। बाकी जितने मसले हैं वो छोटे हैं, अगर ये मसला आप कोप कर लेते हैं तो पाकिस्तान को डेवलप होने में कोई नहीं रोक सकता। दैट इज़ श्योरिटी एंड बिल्कुल, गारंटी। बिल्कुल। तो वो लोग जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस मिशन में आपके साथ कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस चीज़ में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? क्योंकि हम चाहेंगे कि मज़ाज के प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो इस जो ये बेहतरीन एक काम है, इसमें भी लोग कंट्रीब्यूट करें। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपका, सर का, मिजाज का, कि उन्होंने बुलाया और इस टॉपिक के ऊपर बात करने का मौका दिया। बिल्कुल सारे दोस्त जितने भी देखने वाले हैं हजरात, वो इस हमारे साथ हमारी वेबसाइट पे जाके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, www.jjtrust.org पे कांटेक्ट भी रीच आउट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे डिटेल्स भी अवेलेबल है। वो कोई एक बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हैं, एक पूरी क्लास भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनकी सराउंडिंग में ऐसे कोई बच्चे एग्जिस्ट करते हैं और उन बच्चों को इस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे जाके भी एजुकेशन डिलीवर कर सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर थिंग कि कुछ लोगों को दूर शायद नज़र नहीं आता या उनको इम्पैक्टफुल नहीं लगता, बट हम कहते हैं कि पाकिस्तान के जिस जगह भी ऐसे बच्चे पाए जाते हैं या इस तरह की नीड है, हम वहाँ पे जा काम करने के लिए भी रेडी हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ इसी वाले से भी जुड़ना मिलना, तो हम आपके साथ चलेंगे, और जितनी नॉलेज हमारे पास है, आइडियाज़ हैं जो हमने करके दिखाया है सक्सेस को, वो हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सही। एक मैसेज उन वालिदैन के लिए भी जिनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, जो अभी तक इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि कितनी अहमियत है तालीम की, और बच्चों के लिए तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें 2 किस्म के वालिदैन अब हमारे पास होंगे। एक तो वालिदैन जो एजुकेटेड हैं, प्रिविलेज हैं, एक वालिदैन वो भी हो सकते हैं जो इलिटरेट हैं और प्रिविलेज नहीं हैं। अच्छा, दोनों के लिए जो है ना वो ये मैसेज है कि अगर हमें लगता है कि आज के टाइम पे स्किल इज़ एवरीथिंग, डेफिनेटली स्किल इज़ एवरीथिंग, बट नॉट ऑल। आपको बच्चे को बेसिक लिटरेट लाजमी करना है, आपको उनको फंक्शनल लिटरेसी देनी है, ताकि अगर वो स्किल की तरफ भी जाए तो उसने उस स्किल को सेल करना है, कम्युनिकेट करना है, क्लाइंट्स को रीच आउट करना है।
अगर उसके पास बेसिक लिटरेसी प्राइमरी या एलिमेंट्री या मैट्रिक की एजुकेशन नहीं होगी, तो वो अपने क्लाइंटेल को रीच नहीं कर सकेगा, वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। कुछ आपके पास गिने चुने सक्सेसफुल मॉडल आ सकते हैं, बट ये मॉडल सब पे फिट नहीं हो सकता। तो इस वजह से इन बच्चों को आप सिर्फ ये सोचते हुए कि आज फ्यूचर नहीं होगा या जॉब नहीं होगी, सिर्फ इसको देखते हुए आप ये ना कहें कि बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहिए। बच्चों को लाजमी स्कूल भेजें। और जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उन पेरेंट्स के लिए ये है कि देर आर ऑप्शन, देर आर अपॉर्चुनिटीज़। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको गाइड भी कर सकते हैं, हम आपको करिकुलम प्रोवाइड कर सकते हैं, सिलेबस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अगर हमारे सेंटर नियर बाय आपके है तो आप वहाँ पे अपने बच्चों को दाखिल करवा सकते हैं। हम आपके बच्चों को जो है इंशाल्लाह पढ़ाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया मजाज न्यूज़ डिजिटल को। तो नाजरीन, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ख्वाब लेकर पैदा होते हैं, लेकिन ज़िंदगी की हकीकतें ऐसी हैं कि उनको वो ख्वाब देखने तक का भी मौका नहीं मिलता। तो मजाज के प्लेटफॉर्म से हम चाहेंगे कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो जूनियर जना ट्रस्ट में जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से करें। तो आज के पॉडकास्ट से इतना ही, दोबारा हाजिर होंगे एक अहम मौजू के साथ।